हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए तो यहाँ पर आज का हमारे पास टॉपिक्स कितना कितना है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आफ्टर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स दिखाई देंगे, लेकिन हम डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है वो आज हमें पता चलेगा। सपोज आप विंडोज ओएस यूज कर रहे हो, मैक ओएस या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ओएस यूज करते हो, तो हमें डिटेल के अंदर मालूम नहीं था एट द कर्नल लेवल कि हम इसमें से कौन से टाइप वाली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी टाइप्स को डिस्कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए। सबसे पहला है नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट व्यू पढ़ा था, वहां पर आप डायरेक्टली समझ सकते थे कि यूजर के दो टाइप्स थे और वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, बीच में हमारे पास ओएस की लेयर आती थी और वहां पर वो कर्नल के थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर सी या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से डायरेक्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते थे, नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता था। तो ठीक उसी तरह का सिनारियो हमें यहाँ देखने को मिलता है। डायरेक्टली यहाँ पर यूजर और कंप्यूटर इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर यूजर हैज टू सबमिट अ जॉब टू कंप्यूटर ऑपरेटर। अब यहाँ पर कई सारे ऑपरेटर्स आएंगे, उसमें से आगे जाकर आप देखोगे जॉब्स एंड मॉनिटर। ठीक है, इसकी भी हम लाइफ साइकिल इन फ्यूचर सेशंस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्या है, यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ एक्सेस नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले जो टास्क करवाना है, ठीक है, वो टास्क उसको एज ए जॉब बनाकर कंप्यूटर ऑपरेटर को देना होगा, पास करना होगा। देन आफ्टर वो कंप्यूटर ऑपरेटर अपने सीपीयू को वो जॉब फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट के जरिए इस पूरे सिस्टम के फ्लो को समझ सकेंगे। चलिए सबसे पहले स्टेप अगेन, यूजर को क्या करना होगा, एक जॉब को सबमिट करना होगा। जॉब यानी कि कलेक्शन ऑफ टास्क। ठीक है, उस जॉब को सबमिट करना होगा, लेकिन कहां पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। उसके बाद वो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर प्लेसेस अ बैच ऑफ सेवरल जॉब्स ऑन अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, आपने एट अ टाइम सपोज एक जॉब को पास किया, लेकिन मे बी आप मल्टीपल जॉब भी पास कर सकते थे, तो उसकी आप एक बैच क्रिएट करोगे। ठीक है, बैच ऑफ सेवरल जॉब्स, एंड देन आफ्टर वो ऑपरेटर जो है वो उस पूरी बैच को इनपुट डिवाइस को आगे पास करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जॉब्स आर बैच्ड टुगेदर बाय टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि वो किस लैंग्वेजेस के थ्रू बना हुआ है और उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके जरिए आपके सभी जॉब्स बैच्ड के अंदर टुगेदर बने हुए होंगे। ठीक है, कैटेगराइज किए हुए होंगे। चलिए उसके बाद आता है मॉनिटर का काम। मॉनिटर मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम इन द बैच। बैच के अंदर दिए गए सभी जॉब्स के अंदर एक एक प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा, और किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, या फिर सबसे पहले किस जॉब का किस टास्क को उसको प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, उसका वो मॉनिटर करने लगेगा। क्लियर, यानी कि उसका मैनेज करने लगेगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वो काम हो गया हमारे मॉनिटर का। द मॉनिटर इज ऑलवेज इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर मेन मेमोरी का क्या है, यानी कि रैम। मेन मेमोरी मतलब कि रैम की बात हो रही है यहाँ पर, और वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जीक्यूशन करने के लिए अवेलेबल ही रहता है रैम के अंदर। क्लियर, तो जैसे आप मॉनिटर के थ्रू पहुंचाओगे अपने बैचेस को, जो कि ईच एंड एवरी बैच बनी होगी कोई कैटेगराइज किए गए जॉब्स की मदद से, तो देन आफ्टर वो मॉनिटर का काम है कि उसको मैनेज करना, उसको किस तरह से किस फ्लो के अंदर और किस प्रायोरिटी वाइज उसका एग्जीक्यूशन किया जाए। ठीक है, वो सब किसका काम है, मॉनिटर का काम है। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास तीन नए वर्ड्स आए, टर्मिनोलॉजी आई। पहला था जॉब, उसके बाद बैच, एंड देन आफ्टर मॉनिटर। ठीक है, तो बैच यानी कि कलेक्शन ऑफ सेवरल जॉब्स, जॉब यानी कि कोई पर्टिकुलर टास्क है आपके पास, तो उस टास्क को आप यहाँ पर बोलोगे जॉब, और कुछ भी नहीं है। क्लियर, तो चलिए ये हमने समझा थियोरेटिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट के अंदर देख लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग फ्लो का एक डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हमारे पास दो मेजर पोर्शन अवेलेबल है। एक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दूसरी ओर है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो यहाँ पर देखिए, इस ओर वन बाय वन सभी जॉब्स
डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ रहा है, ठीक है, पास हो रहे हैं, जॉब 1, जॉब 2 अप टू जॉब n, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर कितने भी आप पास कर सकते हो, लेकिन वो डायरेक्टली सीपीयू तक असाइन नहीं होंगे। बीच में हमने जैसे ही प्रीवियस सेशन के अंदर समझा था, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है, तो यहाँ पर सभी जॉब्स सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका ऑपरेटर, जो क्या करेगा, इन सभी जॉब्स को कैटेगराइज कर देगा ईच एंड एवरी कैटेगरी वाइज बैचेस के अंदर, ठीक है। सपोज ये बैच नंबर 1 है जो कि कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बनी हुई होगी, उसके बाद बैच नंबर 2 है जो कई और काम करने के लिए बनी हुई होगी। सपोज यहाँ पर जॉब 1, जॉब 2 ये दोनों के दोनों बैच नंबर 1 के अंदर असाइन हो गए। उसके बाद सपोज जॉब नंबर 3, 4 एंड 5 वो बैच नंबर 2 के अंदर असाइन हो गए, ठीक है। तो कौन से जॉब को किस बैच के अंदर असाइन करना वो कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद ऑपरेटर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कैटेगरी वाइज किस जॉब को किस बैच के अंदर लोड करना है। देन आफ्टर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपकी बैचेस रेडी हो गई, उसके बाद उसको लोड किया जाता है सीपीयू पर, ठीक है। और सीपीयू के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज मेन मेमोरी के अंदर बैठा हुआ होता है आपका मॉनिटर, जो कि ध्यान रखता है, जो मैनेज करता है इन सभी बैचेस का एग्जीक्यूशन, कि सबसे पहले किस बैच को मैं हैंडल करूं, किस बैच के अंदर मौजूद जॉब्स को मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। तो उसका काम क्या है, बस यही है इसका काम, मैनेजेस ऑफ द बैच, क्लियर। तो सभी बैच का वो क्या करेगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन कर देगा। बट यहां पर दिक्कत ये भी आती है कि सपोज एट अ टाइम हमारे पास 3 बैचेस अवेलेबल है, ठीक है, मॉनिटर के पास 3 बैचेस एक साथ आ गई, तो कौन सी बैच का एग्जीक्यूशन वो फर्स्ट करेगा, वो किस तरह से डिसाइड करेगा कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो वहां पर वो डिसाइड करेगा प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। सपोज यहां पर मेन मेमोरी के अंदर कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस ही अवेलेबल है, ठीक है। सपोज आपके रैम है 4 GB और यहाँ पर कोई 2 बैच को एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायर्ड है सपोज 5 GB की, ठीक है। तो वो दोनों बैच फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, मतलब कि वही बैच सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी जिसकी प्रायोरिटी हाई हो, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड मेमोरी रिसोर्सेस में से कुछ रिसोर्सेस असाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉनिटर जो है वो डिसाइड करता है कौन सी बैच को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना विद प्रायोरिटी एंड सिस्टम रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी। चलिए, तो ये तो हमने देखा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग फ्लो, ठीक है, किस तरह से जॉब क्रिएट होती है, किस तरह से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पास होती है और बैचेस के अंदर डिवाइड होती है, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ एडवांटेजेस लिस्ट डाउन किए गए हैं। पहला है नो मैकेनिज्म टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेसेस, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि आप किस प्रोसेस को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी भी बोला, यहाँ पर ओनली एंड ओनली अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कौन सा सिस्टम रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो सिस्टम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट के बेस पर ही यहाँ पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद दूसरा है नो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, तो यूजर डायरेक्टली किसी भी प्रोसेस को मैन्युअली मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो एक और हमारे पास दूसरा एडवांटेज। तीसरा है मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम्स, एक से ज्यादा यूजर्स भी अपनी बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम्स, ठीक है। बैच सिस्टम के अंदर आप रिपीटिंग होता हुआ कोई टास्क है, ठीक है, कोई लार्ज वर्क आपके पास है, तो उसको एज अ बैच बनाकर पास कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाएगा। और उसकी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखें द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विथ बैच सिस्टम्स। यहाँ पर हमने अभी भी देखा कि कंप्यूटर ऑपरेटर को यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि कौन से जॉब को कौन सी बैच पर लोड करना है, ठीक है। तो उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए किस तरह से उसको बैचेस को मैनेज करना है, क्लियर। बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग, ठीक है, उसको डिबग करना भी हार्ड है। अगर कोई बग आया उसके अंदर तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर बहुत ही हार्ड होता है बैच सिस्टम को डिबग करना। इट इज समटाइम कॉस्टली, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसका मेंटेनेंस रखना थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। द अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब फेल्स। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर कोई एक जॉब यहाँ पर एग्जीक्यूट होते वक्त फेल हो जाता है तो फिर दूसरे जॉब को रन करने के लिए जो कि ऑलरेडी वेटिंग के अंदर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर कितना टाइम लेगा वो यहाँ पर फिक्स नहीं है। जब तक पहला जॉब सक्सेसफुली रन नहीं हो जाता तब तक दूसरे जॉब प्रायोरिटी नहीं आती और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मेन डिसएडवांटेज के अंदर गिना जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। सपोज पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट्स
तो इस जैसी सिस्टम्स कहाँ पर काम करती है या फिर किस टाइप की ओएस पर काम करती है? यहाँ पर होती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये हमने तो कुछ देखे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के ओएस के बारे में, जिसका नाम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है कि प्राइम फोकस इज ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, नाम पर से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये किस टाइप की ओएस हो सकती है, जहां पर रिस्पॉन्स टाइम को कैटेगराइज किया गया है, उस पर प्राइम फोकस रखा गया है। ठीक है, कि ऑपरेशन करते वक्त किसी भी तरह का परफॉर्मेंस हमें सेक्रीफाइस नहीं करना, और यहाँ पर कम से कम जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स टाइम मिले उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए दूसरा टॉपिक है ईच टास्क हैज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल टास्क वर्क स्मूथली एज कंपेयर टू बैच ओएस। यहाँ पर क्या है, सभी प्रोसेस को या फिर सभी टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ चुनिंदा टाइम्स ऑलरेडी असाइन हो चुका है, ताकि अगर कोई टास्क फेल भी हो जाता है तो उस टास्क को दिए गए टाइम के मुताबिक वो अपना काम रोक सकता है और दूसरे टास्क पर वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी टास्क यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा। तो कंप्लीटली यहाँ पर आपको श्योरिटी मिलती है कि सभी टास्क कंप्लीट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद है ईच यूजर गेट्स टाइम ऑफ सीपीयू एज दे यूज सिंगल सिस्टम। दिस सिस्टम आर नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम्स। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मल्टीपल यूजर्स भी है, ठीक है, तो सभी यूजर्स को क्या मिलेगा, कुछ सीपीयू का टाइम एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि वो सभी यूज कर रहे होंगे सिंगल सिस्टम। ठीक है, तो एक यूजर के लिए एक ऑलरेडी सिंगल सिस्टम असाइन हो चुका है, तो ऑब्वियसली चीज है मल्टीपल यूजर के लिए आपके पास मल्टीपल सिस्टम हो गए। तो इसलिए इस टाइप के सिस्टम्स को हम क्या रिफर कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम भी रिफर कर सकते हैं। द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल और डिफरेंट यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर एक यूजर के थ्रू भी आपको टास्क दिया जा सकता है या फिर डिफरेंट यूजर्स के थ्रू भी टास्क मिल सकता है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट या फिर सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कहा गया था कि ईच एंड एवरी टास्क को कोई स्पेसिफिक टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलरेडी असाइन हुआ होता है। तो वो जो टाइम असाइन हुआ होता है उसी टाइम को हम ऑफिशियली कौन से वर्ड के थ्रू नॉमिनेट करेंगे, क्वांटम वर्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटम यानी कि क्या, अ स्पेसिफिक टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उस टाइम पीरियड को ही हम बोलेंगे क्वांटम। क्लियर? चलिए उसके बाद है आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस ओवर टू नेक्स्ट टास्क। ठीक है, अगेन वही बात की गई कि अगर ये टाइम इंटरवल कोई एक टास्क का खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो अगेन नेक्स्ट टास्क पर स्विच हो जाएगी। क्लियर? तो ये थी हमारी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग फ्लो। चलिए अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आपके पास सपोज कई सारे प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर हम बात करें, हमारे पास है वर्ड, ईमेल और कोई वेब ब्राउजर। ठीक है, 3 एट अ टाइम आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रनिंग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीपीयू के थ्रू, यानी कि सीपीयू मतलब कि हमारे सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, पिछले सेशन में जो हमने कंसेप्ट व्यू देखा था वही है। तो सीपीयू और हमारे प्रोग्राम्स जो कि डायरेक्टली यूजर इंटरफेस के थ्रू यूजर के साथ एक्सेसिबल हो गए, तो सभी प्रोग्राम रन कहाँ पे होते हैं, ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। ठीक है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ होता है सीपीयू के थ्रू। तो सीपीयू के अंदर ही सभी टाइम की एलोकेशन की जाती है कि कौन से सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कितना टाइम मुझे देना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन का टाइम वहीं पर डिसाइड होता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टास्क को रन कर सकते हो। ठीक है, विथ स्पेसिफिक टाइम। तो बस इसी को बोला जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी यहाँ पर भी इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें मिलेंगे। देखिए सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट, क्योंकि सभी के पास एक आइडियल टाइम हमने ऑलरेडी असाइन करके रखा हुआ था। सीपीयू आइडियल टाइम कैन बी रिड्यूस, लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑलरेडी आप कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो अगेन अगर आप दोबारा से उसको ओपन करना चाहते हो तो वो यहाँ पर रिडंडेंट हो जाता है। ठीक है, वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर जो है या फिर आपका प्रोसेस मैनेजर है वो इतना स्मार्ट होता है कि वो दोबारा फिर से वही सॉफ्टवेयर को रन नहीं करेगा, वही सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फिलहाल सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन मोड में अवेलेबल था, इसलिए। चलो उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है। कोई एक यूजर को सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए, उसको केयरिंग करना होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा को भी उसको हैंडल करना होगा।
इन सभी की उसको कैरी करनी होगी, तभी जाकर वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली यूज कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस है। लेकिन एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस यहाँ पर एडवांटेजेस आपको कई सारे मिल सकते हैं। ठीक है, लेस यहाँ पर टाइम होगा कोई भी प्रोसेस को रन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ओएस की बात करें कि कौन कौन से ओएस इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनी हुई है, इस टाइप के ओएस पर बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है मल्टिक्स और यूनिक्स। ठीक है, तो यूनिक्स के अंदर अगर हम सब कैटेगरी बात करें तो लिनक्स है। ठीक है, लिनक्स के अंदर उबंटू हो गया, काले लिनक्स हो गया, रेड हैट, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर एज एग्जाम्पल की बात करें तो हम किस कैटेगरी के अंदर आएगी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, तो हमने समझा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या था विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। चलिए अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास है तीसरी टाइप, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस अवेलेबल होगी। ठीक है, वो एक ही कोई कॉमन नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगी और कम्युनिकेट कर सकेगी। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। हालांकि यहां पर आपके पास एक ही शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, लेकिन फिर भी जो कोई भी इंडिविजुअल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई होगी, उन सभी के पास अपनी अपनी मेमोरी यूनिट और सीपीयू भी होगा। राइट, तो यहां पर वो इंडिपेंडेंस हो गए एक दूसरे से। देयर आर रिफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड कपल्ड सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर इसके आप दो नेम रिफर कर सकते हो, या तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स या फिर लूजली कपल्ड सिस्टम्स। क्यों लूजली कपल्ड सिस्टम्स इसको नाम दिया गया, क्योंकि यहां पर सभी एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट भी है एज अ मेमोरी यूनिट और सीपीयू के कंटेक्स्ट है, और बोला जाए तो डिपेंडेंट भी है शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के कंटेक्स्ट के। ठीक है, तो यहां पर देखिए, रिमोट एक्सेस इज अनेबल्ड विद इन द डिवाइसेस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। जितनी जितनी डिवाइसेस उस कॉमन नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई होगी, उसी को एक दूसरे की सिस्टम को एक्सेस करने का राइट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप पिक्टोरियल के जरिए भी आप समझ सकते हो, बीच में कॉमन शेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ 5 डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। ये सभी अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वाया दिस लेयर, दिस कॉमन शेयर्ड नेटवर्क, जिसको यहाँ पर बोला गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए, सपोज हम यहाँ पर पहले की बात करें तो यहाँ पर इसके पास अपना सीपीयू भी है, डिस्क भी है और मेमोरी यूनिट भी है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, और यहाँ पर तीसरे डिवाइस के पास भी सीपीयू, डिस्क और मेमोरी यूनिट अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसके पास सीपीयू है एंड मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पर भी सीपीयू है एंड मेमोरी है, बट यहाँ पर डिस्क अवेलेबल नहीं है। देखिए, ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज करेगी अपना डेटा, कहाँ पे स्टोर करेगी? ऑब्वियस यहाँ पर कॉमन शेयर्ड नेटवर्क के अंदर। या फिर वो क्या कर सकती है, इस लेयर के थ्रू कोई दूसरे डिवाइसेस की डिस्क भी एक्सेस कर सकती है। राइट, तो इस तरह से वो अपना डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखेगी। अगर हम इस सिस्टम की अगेन बात करें तो ये अपना कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा इस वाले डिवाइस में रखेगी, कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा इस वाले डिस्क के अंदर रखेगी। ठीक है, तो डेटा का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अलग अलग डिवाइस पर यूजिंग दिस कॉमन शेयर्ड नेटवर्क। क्लियर, तो इसलिए इस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, तो चले अब अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की, तो हमारे पास यहाँ पर कई सारे लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एडवांटेजेस के अंदर, एज देयर आर मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व्ड, यूजर एट वन साइट कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम्स एट अदर साइट्स फॉर रिसोर्स इंटेंसिव टास्क। दूसरी बात, फास्ट प्रोसेसिंग आपको मिलती है, लेस लोड ऑन द होस्ट मशीन। ठीक है, यहाँ पर सेम वही चीज दोहराई गई है कि अगर यहाँ पर किसी एक डिवाइस के पास डेटा है, ठीक है, तो वो दूसरे सिस्टम के साथ शेयर कर सकता है और अपनी मेमोरी का जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो लोडिंग है, वो यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है। दूसरी बार अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। बट ऑब्वियस चीज है कि अगर यही वाला शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो जाता है तो सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड थे वो बिखर जाएगा यहाँ पर पूरा सिस्टम। ठीक है, तो सभी डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर, चलिए दूसरा है, टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स द लैंग्वेज विच आर यूज्ड आर नॉट वेल डिफाइंड एट। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप किस टाइप की लैंग्वेज का यूज करोगे वो अभी तक फुल्ली डिफाइंड नहीं है। दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉस्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है।
नॉट ओनली दैट द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड नॉट अंडरस्टूड वेल येट। देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए भी, इसका ऑपरेट करने के लिए भी और इसका मेंटेनेंस रखने के लिए भी आपके पास ढेर सारा नॉलेज होना चाहिए और वो भी प्रॉपर वे में, ठीक है। अदरवाइज इसका मेंटेन करना बहुत ही हार्ड हो सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे और यहाँ पर आपको एक एडवांटेज दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसका नाम है नेटवर्क ओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहां पर क्या कहा गया है हमें, दिस सिस्टम्स रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। नाम पर से आपको मालूम पड़ रहा है कि ये ओएस जो है वो कंप्लीटली नेटवर्क पर ही रन हो रही होगी। देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है, देखिए सर्वर पर ही वो रन हो रही है पूरी की पूरी। और यहाँ पर आपके पास कई सारी कैपेबिलिटी होगी। सपोज आप अलग अलग टाइप्स के डेटा को मैनेज कर सकोगे, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस को भी आप फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकोगे, ठीक है, क्योंकि सभी चीज क्या है, सर्वर पर रन हो रही है, तो आप रिमोटली भी वर्कआउट कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पर भी सेम वही चीज बोलेगी कि आप अपनी रिसोर्सेज को, जैसे कि फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और ऐसे कई सारे नेटवर्किंग फंक्शंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो बड़ी आसानी से यूजिंग ए स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो लोड है वो कौन हैंडल करेगा, सर्वर ही हैंडल करेगा, और सर्वर के जरिए ही मल्टीपल यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होंगे, राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क ओएस इज that all the users are well aware of the underlying configuration of all other users within the network, their individual connection, etc. And that's why these computers are popularly known as tightly coupled system. देखिए अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस को, जिसको हम बोलते थे लूजली कपल्ड सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी यूजर्स एक दूसरे के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए कनेक्ट हुए होंगे, ठीक है, विद इन द सेम नेटवर्क ऑल्सो। हाँ, उनके अपने कोई इंडिविजुअल कनेक्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर शेयर होना होगा या फिर कनेक्ट होना होगा एक ही अंडरलाइन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोला जाएगा टाइटली कपल्ड सिस्टम, मतलब कि नेटवर्क ओएस को आप दूसरे किस नाम से रिफर कर सकते हो, टाइटली कपल्ड सिस्टम। लूजली कपल्ड सिस्टम को किस तरह से आप एलोबरेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम नेम्स अवेलेबल है, ठीक है, जो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फिगर के बारे में, तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो, बीच में एक हमारे पास कॉमन एक सर्वर अवेलेबल है, जिसके थ्रू सभी क्लाइंट्स यानी कि सभी अलग अलग टाइप्स के यूजर्स कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। ये रिमोट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है फाइल सर्वर, तो मतलब कि सभी क्लाइंट्स, सभी यूजर्स एक दूसरे के साथ अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस फाइल सर्वर। क्लियर। तो यहाँ पर कॉमन एक ही नेटवर्क है और इसी नेटवर्क पर आपका पूरा का पूरा ओएस जो है वो रनिंग होगा कोई एक पर्टिकुलर सर्वर पर। क्लियर। चलो अब अगर हम इसकी बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला एडवांटेज हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली चूंकि हमारे पास एक ही सर्वर अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर इसका मेंटेनेंस, यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो भी हमें प्रॉपर वे में अंदर मैनेज करनी होगी। Security concerns are handled through servers. Of course, new technologies and hardware upgradation are easily integrated to the system. क्योंकि आपको अब एक ही सर्वर को क्या करना है, मैनेज करना है, तो बस यहाँ पर जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे उसके हिसाब से आपकी ओएस परफॉर्मेंस देगी आपको। क्लियर। सर्वर एक्सेस आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ये जो आपके बीच के अंदर सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है, फाइल सर्वर, उसका एक्सेस सभी रिमोट यूजर्स को बड़ी आसानी से आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर चाहे वो यूजर्स अपने सिस्टम पर अलग अलग टाइप्स की ओएस चला रहे हो फिर भी। चलो अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो देखिए सर्वर्स आर कॉस्टली, जैसा हमने अभी भी बात की, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बहुत ही हार्ड पड़ेगा। यूजर हैज टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशंस। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पर सभी यूजर्स जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, ये सेंट्रल सर्वर पर लाई करते हैं, यहाँ पर ही वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि उसका सभी डेटा यहाँ पर होगा, ठीक है। इस सर्वर के जरिए ही वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकेंगे। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आपके पास देखिए एग्जांपल्स अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर या फिर कुछ यूनिक्स या फिर लिनक्स की सिस्टम्स भी यहाँ पर आप एज एग्जांपल ले सकते हो। ओके
चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे लास्ट टाइप को, जिनका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो RTOS। ठीक है, यहां पर देखिए, द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम किसको बोला जाएगा? कोई ऐसा टाइम इंटरवल जो कि किसी भी टास्क को प्रोसेस करने के लिए बना हुआ होता है, ठीक है, या फिर असाइन हुआ होता है, और देन आफ्टर रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स, यानी कि आप जब भी डेटा प्रोवाइड करते हो तो उसका आउटपुट, उसका रिस्पॉन्स आपको कितने टाइम इंटरवल में मिलता है, उस टाइम इंटरवल को आप बोलोगे रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो वो बड़ा ही स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा। रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो RTOS किन किन फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है? जहां पर टाइम का बड़ा ही वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिटेशन होती है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम है, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, रोबोटिक्स है, उसके अंदर छोटे से छोटे एस्पेक्ट का हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पर सभी चीज जो है वो टाइम डिपेंडेंट होती है और एक्यूरेट टाइम डिपेंडेंट होती है, तो वहां पर वो सभी सिस्टम्स RTOS पर चलती होगी। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई टाइप। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरली दो टाइप्स हैं, पहला है हार्ड RTOS और दूसरा है सॉफ्ट RTOS। तो यहाँ पर सॉफ्ट RTOS किन किन एप्लीकेशन के लिए बनी हुई होती है? जिस एप्लीकेशन में टाइम की लिमिटेशन है, ठीक है, उसको वहां पर आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, यानी कि कोई प्रोवाइडेड टाइम लिमिटेशन आपको दी गई है, वो अगर थोड़ी सी भी सेक्रीफाइस होती है तो वहां पर उसको कोई लेना देना नहीं है, एग्जीक्यूशन आपका फिर भी होगा। ठीक है, तो उस टाइप्स की सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हो सॉफ्ट RTOS। जबकि यहाँ पर हार्ड टाइम सिस्टम के अंदर क्या देखा है, देखिए, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मेंट फॉर द एप्लीकेशन वेयर टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा भी टाइम का डिले अप्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली जो भी टाइम पीरियड असाइन हुआ होगा, जो भी रिस्पॉन्स टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उसी रिस्पॉन्स टाइम के अंदर हमें हमारा आउटपुट मिल जाना चाहिए। क्लियर? These systems are built for saving life, like automatic parachute or airbags, which are required to be readily available in case of any accident. ठीक है, बट ऑब्वियसली चीज थी, वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड इन दिस सिस्टम्स। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स हमारे पास रियल टाइम OS के, एक था हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स, तो दूसरा था सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा डायग्राम अवेलेबल है RTOS का, जिसके अंदर कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन बीच में सबको कंट्रोल कोर कर रहा होगा कर्नल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, प्रोजेक्ट सपोर्ट, डिवाइस इनपुट आउटपुट, फाइल सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, देन आफ्टर ANSI कंप्लिएंट, C लाइब्रेरी, अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, डीबगिंग फैसिलिटीज हो सकती है। क्लियर? तो ये सभी चीज के मुताबिक आपकी RTOS जो है वो काम करती है। क्लियर? चलिए अब इसके समझ लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मैक्सिमम कंजप्शंस, टास्क शिफ्टिंग, focus on application, real time operating system is embedded system, then after error free and memory allocation। तो ये सभी चीज जो है वो बड़े ही ऑप्टिमाइज वे में रन होती है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड टास्क, यूज हैवी सिस्टम रिसोर्सेज, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्टेड सिग्नल्स और थर्ड प्रायोरिटी। तो सभी चीज गिनी जाएगी डिसएडवांटेजेस में। हाँ, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वेपन सिस्टम्स, रोबोटिक्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है, सभी सिस्टम जो है वो किसके बेस पर काम करती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर। क्लियर? तो इस तरह से आज के सेशन के अंदर हमने पढ़ा कई कई टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस एप्लीकेशन के लिए बनी हुई होती है या फिर उसके थ्रू बेस्ट फिटेड है। ठीक है, तो अब शायद आप मालूम लगा सकते हो कि आप जो डेली रूटीन लाइफ में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वो इनमें से किस टाइप के अंदर आता है। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पर आज का सेशन खत्म करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आज के असाइनमेंट के क्वेश्चंस।